हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो पिछली क्लास में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइट ये द यूनिट ऑफ लाइफ की थ्योरी पार्ट पढ़ा था। उसके हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस आज करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है EIPMT 2010। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ, पहला, प्रोटीन्स एम्बेडेड, एक सेकेंड, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट लेयर। नो, कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड होती है। कौन सी होती है जी? फॉस्फोलिपिड होती है। राइट, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत। फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, नहीं। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये एकदम ठीक है। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who proposed the fluid mosaic model of plasma and membrane? You all know that. Singer and Nicholson is the correct answer. Schleiden and Swan ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था यूनिफाइड सेल थ्योरी। यूनिफाइड सेल थ्योरी, राइट, ठीक है ना? ओके, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। याद रहे आपको, अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बायोलॉजी आ रही है NCERT बेस्ड, उसके लिए NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व करना ही करना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट? अब देखिए टोनोप्लास्ट क्या है। टोनोप्लास्ट हमारा, अगर जो हमारा प्लांट सेल होता है ना, ये मेरा प्लांट सेल है, मैं जूम कर रहा हूँ। इसके अंदर एक इधर न्यूक्लियस होगा और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल, जिसके अंदर क्या होता है? वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। इसी की सेल मेम्ब्रेन को, इसको, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन नहीं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। राइट, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, इजी, नो रॉकेट साइंस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नो। Inner membrane of chloroplast, no. Membrane boundary of the vacuole of the plant cell, बिल्कुल, ये करेक्ट ऑप्शन है। Cell membrane of plant cell, नहीं। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़े। ओके, ये देखिए, ये एक रिवीजन पिक्चर है, आपके NCERT से ही है। ये NCERT का ही डायग्राम है। ओके, ये देखिए, यहाँ पर आपको वैक्यूल दिख रहा है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये वैक्यूल है, और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। इधर मैं लिख देता हूँ इसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ओके, सो दिस इज द टोनोप्लास्ट। राइट, आप देख सकते हैं, आपके NCERT का डायग्राम है, आराम से आप NCERT में अपनी बुक में देख सकते हैं। ओके, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। ओके जी, चलिए पढ़ते हैं। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर। ओके, लैक्स मेम्ब्रेन, नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन तो हमारे पहले गलत हो गए। लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स वाटर, लैक्स मेम्ब्रेन नहीं, ऐसा नहीं होता, मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं हम। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन्स, contains storage proteins and lipids, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। is membrane bound and contains water and excretory substances, this is the correct option. This is the question of AIPMT 2008। तो PYQ बहुत important होते हैं, as you all know। Next question, which of the following is true of a eukaryotic cell? Cell wall is made up of peptidoglycans। देखिए, ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, peptidoglycans की नहीं बनी होती, मेनली सेल वॉल ग्लूकोज की बनी होती है ना? तो आपको पता है प्लांट सेल्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की। एनिमल्स में किसकी बनी होती है सेल वॉल? ठीक बात, एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ATS टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर DNA, करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना? इसको आप अभी पढ़ लीजिए, बाद में भी हम माइटोकॉन्ड्रिया जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे मैं तब भी पढ़ाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, इसके अपने 70S राइबोसोम्स भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने 70S राइबोसोम्स भी होते हैं।
समझे? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये रॉन्ग है, नॉट ट्रू है ना, नॉट ट्रू. ओके, which of the following statements is not true for plasma membrane? It is present in both plant and animal cell. Lipid is present as a bilayer in it. Lipid is present in a bilayer in it. Proteins are present integrated as well as loosely associated with the lipid bilayer. Carbohydrate is never found in it. अब देखिए ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. इस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए. हाँ जी, इस क्वेश्चन क्या है? नॉट ट्रू. इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है. लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट, हमने पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. पहली वाली भी ट्रू थी. प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, दिस इज आल्सो, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, है ना. अभी हम रिवीजन के लिए एक डायग्राम भी देखेंगे इसका, आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम. कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, गलत बात, बिल्कुल गलत बात. हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं फाउंड, एंड और काम क्या होता है इनका, एक मेजर काम पढ़ाया था पिछली क्लास में, किसको याद है? इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग. गॉट इट? कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड एंड इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग, ये बात याद होनी चाहिए. ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. इसमें देखिए ये है आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स, है ना, और ये जो ऊपर जो लेयर है ये है कार्बोहाइड्रेट की. ये इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको याद होनी चाहिए. ये जो लेयर है ये कार्बोहाइड्रेट की है, राइट. ये देखो लिखा गया है ना शुगर, यहाँ व्हाट इज शुगर? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, इसको बाद बार हम रिवाइज करेंगे. किसमें इन्वॉल्व होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स? सेल सिग्नलिंग. सेल सिग्नलिंग क्या था? इट इज अ वे ऑफ अ सेल टू कम्युनिकेट विद द अदर सेल. बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, और आप देख रहे हैं ये 2008 में भी आया है, 2016 में भी ये क्वेश्चन आया है. पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, अब देखिए, अ राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट्स, नो, नॉट एट ऑल. पॉलीसोम पहली बात तो मल्टीपल राइबोसोम्स का एक कलेक्शन है, राइट. राइबोसोम्स अटैच टू ईच अदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, नहीं. Several ribosomes attached to a single mRNA. This is the correct answer. This is the correct answer. Several ribosomes attached to a single mRNA. Many ribosomes attached to a strand of endoplasmic reticulum. No, this is not also a polysome. Okay, clear? Next, what is true about ribosomes? AIPM 2011. देखिए, these are found only in eukaryotic cells. These are self-splicing introns of some RNAs. The prokaryotic ribosomes are ATS, whereas where S stands for sedimentation coefficient, they are composed of ribonucleic acid and proteins. बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? राइबोसोम्स क्या थे हमारे बच्चों? राइबोसोम्स क्या थे हमारे? आरएनए और प्रोटीन्स. क्या प्रोटीन्स राइबोसोम्स का हिस्सा होते हैं? सोचो सोचो सोचो. एनसीईआरटी के अपने पेजेस शफल करिए, इसमें देखिए, अगर कोई चाह रहा है रिवीजन, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन. आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप एनसीईआरटी के पेजेस को शफल करिए, देखिए, ढूंढिए. शाबाश. हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसका? दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. बहुत सिंपल बात, बहुत ज्यादा सिंपल बात है. ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है. आप देखिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार. दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. नो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं. इधर लिखते हैं हम, ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, राइट. दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग introns of some RNAs. Self splicing introns,
ये राइबोसोम नहीं होते, ये राइबोसोम नहीं होते, इनको राइबोजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइबोजाइम्स। ठीक। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, नो 70s होते हैं। बात समझ में आई? दीज आर 70s, वेयर S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये बात ठीक है कि S का मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। गॉट इट? ओके। Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? अब देखिए आपके एनसीईआरटी में ना राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज एक ही पैराग्राफ में पढ़ा रखा है। आप देखेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि इंक्लूजन बॉडीज जो है अलग से एक छोटी सी 2-4 लाइनें, उसकी 2-3 लाइनें राइबोसोम्स के अंदर ही एक ऐसा सब पैराग्राफ उन्होंने ऐड कर रखा है। तो आप आइए पढ़ते हैं। दे लाई फ्री, क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट है, चलिए ठीक है। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, करेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? फ्री लाई करती हैं, ठीक है। दी रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल करेक्ट। दे आर नॉट bound by any membrane, exactly, this is also correct. Okay, these are involved in ingestion of food particles, no, ingestion में नहीं ये इन्वॉल्व होती। अब देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के ना 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसके बारे में थ्योरी पार्ट को पहले रटो, है ना, रटो, पहले थ्योरी पढ़ते रहो, उसके नोट्स बनाओ, या फिर डायरेक्ट उसका एक क्वेश्चन कर लो। अब देखिए 2020 कोविड वाले साल में ये क्वेश्चन आया था आपका, PYQ है, राइट। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2019। अब देखिए ये क्वेश्चन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है, हमने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ योर 9th क्लास आपको ये आना चाहिए। ओके, देखते हैं। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। अब देखिए बच्चे को सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दिखता है, खुश हो जाता है, राइबोसोम है जी आंसर। क्या है जी? राइबोसोम है जी आंसर। ओके, अब वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का क्या काम है? देखिए वैक्यूल्स क्या थे? हमारे प्लांट में थे, उनके अंदर क्या था? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, वाटर था, राइट। तो वैक्यूल्स में क्या होंगे हमारे? ट्रैप, वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट। अब इसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं, है ना। ये तो हम बहुत ही शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जब से साइंस स्टार्ट हुई थी शायद तभी से लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन आ गया था। तो लाइसोसोम क्या है हमारा? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, राइट। गोल्गी एपरेटस क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, पैकेजिंग में भी काम करता है गोल्गी एपरेटस, राइट। तो इसका आंसर आप देखिए, ये बहुत होच-पोच हो गई, हम अलग से इसको लिख लेते हैं एक बार, राइट। और ये देखिए जो ए था, ए का हमारा क्या ऑप्शन है? थर्ड। ओके, बी का ऑप्शन क्या है हमारा? लाइसोसोम का डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, फोर्थ। सी का ऑप्शन क्या है? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ट्रैप, वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ओके, डी राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, सो मैच करो, ए थर्ड, बी फोर, ए का थर्ड, बी का फोर। ओके, ऑप्शन ए आंसर आ गया इसका, राइट। ओके, देखो ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक ही साथ डाल रखे हैं, और इसमें जो है हमारा ये इस पेज को मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, शायद ये विजिबल कैमरा में नहीं है। ओके, नाउ इट इज विजिबल, राइट, ऑलराइट। सो ये दोनों ही क्वेश्चंस 2009 AIPMT 2009 में आए थे। आई एम सॉरी, AIPMT 2009 के क्वेश्चंस हैं। जिसको क्वेश्चन नहीं विजिबल है बच्चों, तो आई विल रीड इट आउट फॉर यू। पहला क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्माटा आर, दूसरा क्वेश्चन है मिडल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। एक क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्माटा और एक क्वेश्चन है मिडल लैमेला। अब देखो इसके साथ ही मैंने एनसीईआरटी की PDF से वो स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर रखा है, जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था। एक ही पैराग्राफ से दो क्वेश्चन देखिए लगातार। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ओके, which holds or glues the different neighboring cells together। क्या मतलब है इसका? कि अगर ये एक प्लांट सेल है, ये मैं प्लांट सेल बना रहा हूँ, बेंजीन नहीं बना रहा बच्चों। इसमें अगर ये जो इधर बीच में जो कनेक्टिंग सब्सटेंस है ना,
इसको बोला जाता है मिडल लैमेला। क्या बोला जाता है? मिडल लैमेला। और ये बना है किससे? कैल्शियम पेक्टेट। ओके, ठीक। ओके, दूसरी लाइन है द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा which connect the cytoplasm of neighboring cells। बात समझ में आई? तो अब सीन क्या है कि ये जो मिडल लैमेला है, इसके बीच में क्या कभी कभी क्या मिलता है, हमको एक कनेक्शन मिलता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए, जिससे कि चीजों का एक सेल से एक चीज दूसरे सेल में जा सकती है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल, कोई भी प्रोटीन हो गया, किसी भी चीज की जिसका एक्सचेंज होना हो, वो दो सेल्स के बीच में एक्सचेंज किया जा सकता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा, आप देखिए, अब पढ़िए क्वेश्चन। प्लाज्मोडेस्माटा आर लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन सेल्स। नहीं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, membranes connecting the nucleus with plasma lemma, connections between the adjacent cells. So this will be the correct answer. Middle lamella is mainly composed of, अब देखिए, middle lamella is mainly composed of calcium pectate. ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन है, mainly composed of calcium pectate। ये क्वेश्चन 2009 में ही नहीं, कई बार पीछे रिपीट हुआ है। अब पहले, आजकल तो नीट होता है ओनली, पहले क्या होता था, पहले एम्स का अलग एंट्रेंस टेस्ट होता था, जिपमेर का अलग एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो उनमें कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस में बदल बदल के बार बार आता ही रहा है। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। और देखिए, मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, बट मैग्नीशियम पेक्टेट भी मिडिल लैमेला बनाता है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। बच्चों, अब ये एक नया टॉपिक है, हमको पढ़ना है आज। इसके बाद हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। अब देखिए, सेल एनवेलप क्या होता है। सबसे पहले, सॉरी, सो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा है, कोई भी अगर एक सेल है, कोई भी अगर एक सेल है, तो उसके बाहर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, कोई भी जो सेल है उसके बाहर क्या होगी, ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन से मैंने साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट बनाया है। ग्रीन से क्या बनाया बच्चों? साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट बनाया है। इसके बाहर क्या होता है, ये मेनली कंपोस्ट, इसको बना देता हूँ अलग से। हालांकि मुझे इसे एकदम चिपका के बनाना चाहिए, बट वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाए मेरे लिए। थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं हम। तो इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर होती है सेल वॉल, राइट। और इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर होती है ग्लाइकोकेलिक्स। क्या होती है? ग्लाइकोकेलिक्स। देखिए, इनका ना फंक्शन इंडिविजुअल लेयर का अलग अलग होता है। इंडिविजुअल लेयर का फंक्शन जो है वो बहुत अलग है, लेकिन एज अ होल दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। एज अ होल दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट।
ठीक है जी। तो क्या पढ़ा हमने कि ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, ये इनका इंडिविजुअल फंक्शन जो है वो बहुत अलग है, इंडिविजुअल फंक्शन बहुत अलग है, लेकिन एक साथ एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इस बात में नहीं ना? ठीक। अब बैक्टीरिया को तो इसी मेम्ब्रेन के आधार पे, इसी मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के आधार पे दो में डिवाइड किया जाता है। एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। देखिए आपके एनसीईआरटी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और ग्राम श्रेणी के बारे में ज़्यादा लिख नहीं रखा है, तो हमें ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए एक बार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली होता क्या है, हम कुछ पर्टिकुलर एक स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, राइट। तो उस क्रिस्टल वॉयलेट हम स्टेन को अप्लाई करने के बाद, स्टेन क्या होता है? धब्बा, समझ रहे हो बात? धब्बा। इसको बिल्कुल आप मेरी शर्ट की तरह समझो, राइट। अब मेरी शर्ट पे आपने स्टेन डाल दिया, कोई भी धब्बा डाल दिया नीले कलर का, वायलेट कलर का। अब इसके बाद आप इसको सर्फ एक्सेल से धोगे, वैनिश से धो लो। अब होता क्या है कि कभी कभार स्टेन रह जाता है, कभी कभार स्टेन उतर जाता है। सिमिलरली आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को समझिए, इमेजिन करिए बैक्टीरिया की सेल वॉल ने एक पर्टिकुलर स्टेन एक्वायर किया, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ, आप समझने के लिए इंक आप समझ सकते हैं, इंक को उसने एक्वायर किया। हम माइक्रोस्कोप में देखने के बाद पता चलता है कि वो वायलेट है कि पिंक है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, राइट। समझिए बात। तो सेल जैसे ही स्टेन को एक्वायर करेगा, सेल के स्टेन एक्वायर करने के बाद, एक मिनट, सेल के स्टेन एक्वायर करने के बाद क्या होगा कि उसके ऊपर हम डालेंगे डीकलराइजर। क्या डालेंगे? डीकलराइजर। तो डीकलराइजर जो है उस स्टेन को, एक्सेस स्टेन को रिमूव कर देता है। डीकलराइजर एक्सेस स्टेन को रिमूव कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया हैं उनको हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया स्टेन कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, ग्राम स्टेन को एक्वायर नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेन को एक्वायर कर लेते हैं उनको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव। आई होप ये कॉन्सेप्ट था आपको समझ आ गया होगा। इसमें से अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ जाए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखना कि कुछ प्रोकैरियोट्स में भी ये जो एक्सटेंशंस हैं ये मिलते हैं हमको, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है। किसी को पूरा नाम पता है इसका? क्रोमेटोफोर्स। ये एक अलग से एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी ने, कि कुछ प्रोकैरियोट्स में, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, क्या होता है? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं। क्या होती हैं? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? इन्हीं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर्स। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? कुछ पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के नॉर्मल बायोकेमिकल फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं। लिख लीजिए। ओके। अब बात करते हैं मोटिलिटी। अगर बैक्टीरियल सेल मोटा
मोटाइल है, अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो उसका एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोट्रूड करता है सेल से बाहर की तरफ, जो उसको मूव कराने में हेल्प करता है, जिसको बोला जाता है फ्लैजिला। क्या बोला जाता है? फ्लैजिला। क्या बोला जाता है बच्चों? फ्लैजिला। अब ये जो फ्लैजिला है, ये जो फ्लैजिला है ना, इसकी अरेंजमेंट अलग अलग वेरी करती है। अरेंजमेंट वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, कि किस बैक्टीरिया में एक है, किसी में दो है ना, किसी में मल्टीपल फ्लैजिलास होते हैं, स्पाइरोचिट्स, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट हो, एनसीईआरटी से बाहर हम पढ़ेंगे नहीं, बट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके स्पाइरोचिट्स नाम से आप सर्च कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो ये आपने समझा कि बैक्टीरिया जो है अरेंजमेंट अपने फ्लैजिला का बहुत अलग तरीके से करता है, अलग अलग बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही? इसके 3 पार्ट होते हैं, मैं लिख रहा हूं पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट है इसके, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बात समझ में आई बच्चों? लिख लो। जो बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है ना, वो फिलामेंट ही होता है। क्या होता है? फिलामेंट ही होता है वो। extends out of the body, out of the cell। देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ग्लाइकोकैलिक्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये बहुत अनटच्ड है अभी तक। प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर आप उठा के देखें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं आए हैं। कभी स्लाइम लेयर पे आ गया तो कभी कैप्सूल पे आ गया। ये पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी अनटच्ड पार्ट है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब बैक्टीरिया में फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रे नाम के भी स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? पिलाई और फिम्ब्रे नाम के भी स्ट्रक्चर होते हैं। पिलाई भी एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है, एक अलग तरह के प्रोटीन से बनता है। फिम्ब्रे एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है, वो फिम्ब्रिन प्रोटीन से बनता है। बात समझ में आ गई? ठीक, लिख लीजिए इस चीज को। अब उसको इसी में पढ़ा दें या अलग से पढ़ा दें? इसी में पढ़ा देते हैं। देखिए, यही मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बस 2 बातें हमको लिख दी। Beside flagella, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर प्रेजेंट। फिम्ब्रे, और ये जो काम मेन याद रखना है, एम्स के एक 2011 या 2012 आई गेस, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। सीईटी में तो आता रहता है क्वेश्चन कि पिलाई और फिम्ब्रे जो हैं, ये क्या करते हैं, ये जो धाराएं, मतलब जो जैसे पानी वानी बहता है ना कई बार, तो बैक्टीरिया किसी पत्थर पे चिपका रहे, ये उसमें बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं। बात समझे आप? एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर में हेल्प्स, मैं इसको अधेर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। अधेर यानी चिपकाना, अधेर द बैक्टीरिया। समझ तो आप गए ही है ना, कि बैक्टीरिया को किसी एक स्ट्रक्चर पे चिपके रहना है, उससे छोड़ के नहीं जाना, उससे आगे नहीं जाना, तो पिलाई और फिम्ब्रे रोल प्ले करते हैं। ओके, देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एम्प्टी स्लाइड। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो स्टार्ट होने जा रहा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है हमारा? कुछ ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज के फंक्शन जो है वो
कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज को हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दर्जा दे रखा है। हर साल लगभग हर अल्टरनेटिंग ईयर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, गांठ मार लीजिए, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें क्या क्या है? इसमें है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट अ सेकेंड, इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है। इसको आप GERL से याद रख सकते हैं। G फॉर गोल्गी एपरेटस, गर्ल, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, L से लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये इसका निमोनिक हो गया। Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेशन में नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या कह सकते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का दर्जा नहीं देते, ठीक है। विद आवर कंपोनेंट्स दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बात समझ में आ गई? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं। कई बार तो इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कंपोज्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, ये देख लीजिए, आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है जी। अब इसके बाद बढ़ते हैं। ओके, देखिए 2023 पिछले ही साल का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नॉट कंसिडर्ड। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, गोल्गी एपैरेटस होता है, पेरोक्सिसोम नहीं होते। तो हमारा A, B एंड सॉरी बी नहीं है, A, C एंड E, ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उठाएंगे, फिर गोल्गी एपैरेटस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड सो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।